नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जस्टिस काल, जो कि एंथोनी की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सज्जन सिंह है। डाकू दुर्जन सिंह के रूप में मैं एक लंबी सजा काटकर कल ही आजाद किया गया हूँ। मैं अपने घर लौट रहा था। मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पर यह ट्रक रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ड्राइवर मारा गया और मेरे पाँव में भी शायद मोच आ गई है। ओह, कल ही तो छोड़ा गया था डॉक्टर धवन और जॉन डिमोलो को भी, जिन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। कब कब मैं तुम्हें 2 पुलिस वालों की सुरक्षा में तुम्हारे घर भेजूंगा। मुझे डर है कि कहीं तुम पर भी वो अज्ञात हत्यारा जस्टिस काल हमला ना कर दे। कहीं इस दुर्घटना में उसका ही हाथ तो नहीं था। नहीं हो सकता था, क्योंकि बिना अदालत लगाए, बिना धारा लगाए, बिना तुम्हें तुम्हारे जुर्मों की फिल्म दिखाए, जस्टिस काल ना तो तुम्हें सजा सुनाएगा ना देगा। पार्था, हमारे शिकार 2 मिनट में तुम्हारी तरफ आ रहा है। 2 मिनट ज्यादा नहीं होते। मुझे अपना काम फौरन शुरू करना होगा। इतिहास की जीप तेजी के साथ वहां से गुजरी। जुम। जीप के पहिए में सड़क पर बिखरी पड़ी कई गोलियां फंस गई। जीप के चारों पहिए एक साथ शहीद हो गए। फटाक फट फटाक। ओह, ये पटाखे कैसे छूट रहे हैं। स्क्रिस। वो गोलियां दिवाली की पिस्तौल में छूटने वाले लाल पटाखों के पैटर्न पर बनी थी, जिनमें विस्फोटक मसाला भरा होता है। घिसटने या जोर से सड़क पर फेंकने पर या गर्मी से वो फट जाती है। टायरों को फाड़ने के लिए ये अद्भुत है। और जब किसी ढलान पर चलती जीप के सभी टायर ब्रस्ट हो जाते हैं तो उसका यही हस्र होता है। उफ। इतिहास घायल हुआ था, मगर जल्द ही उसने खुद पर नियंत्रण पा लिया था। कौन? सज्जन सिंह कहाँ गया? कौन ले गया उसे? कहाँ ले गया उसे? जस्टिस काल की अदालत में। जस्टिस काल दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अदालत तुम्हें इनकाउंटर डेथ की सजा सुनाती है। मैं अपने जुर्मों की सजा भुगत चुका हूं। छोड़ दो मुझे अपने बीवी बच्चों के पास जाने दो। तुमने कई घर उजाड़े हैं। बच्चों से बिछोड़ने की तड़प क्या होती है, ये बताने के लिए अदालत तुम्हें घर जाने की आज्ञा नहीं दे सकती। ले जाओ इसे। तुम जो कर रहे हो वो अपराध है। एनकाउंटर शुरू होने वाला था। ये एनकाउंटर है। डाकू दुर्जन सिंह, तुम पर 6 गोलियां चलाई जाएंगी। इस बीच तुम्हें उस फाटक को पार करना होगा। अगर तुम पार कर गए तो तुम घर जाकर अपने बीवी बच्चे से मिल सकोगे, वरना सीधे यमराज से मिलोगे। एनकाउंटर में चोर सिपाही के बीच खूब भागम भाग होती है। भागो डाकू दुर्जन सिंह, क्योंकि पहली गोली चल चुकी है। दूसरा कोई रास्ता नहीं था। या चिबुक चिबुक। उफ। हम्फ। चिबुक। वो मुझे फाटक के कुंडे खोलते समय गोली का निशाना बना लेगा, क्योंकि उस वक्त मैं उसकी गन के ठीक निशाने पर होऊंगा। 4 गोलियां चल चुकी है। मुझे कोशिश करनी होगी कि 5वीं गोली भले ही चले, मगर छठी ना चले, उससे पहले ही मैं इसके होशोहवास छीन लूं। हम्फ। अब ये छठी गोली चलाने के लिए होश में नहीं है और इसकी बंदूक भी मेरे कब्जे में है। मैं फाटक का मुख्य कुंडा हटाकर फाटक खोलकर आराम से बाहर जा सकता हूं। तुम छठी गोली चलने से पहले फाटक पार नहीं कर पाए डाकू दुर्जन सिंह, लेकिन एनकाउंटर तो बेहोश हो चुका है। छठी गोली एनकाउंटर को नहीं चलानी थी, इसलिए उसकी बंदूक में थी ही नहीं। छठी गोली मुझे खुद चलानी थी। उफ, ये क्या? प्रिंस सही समय पर दुर्घटना स्थल से मुझे यहां ले आया। समय दिन का ना होता तो ये एंथोनी को बुला कर लाता। ठोकर जड़ने के साथ ही इतिहास लड़खड़ा गया। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। जब तूने मुझे ठोकर मारी थी तो मैंने तेरी टांग में ये पिन चुभो दिया था। ये तेज बेहोशी की दवा में डूबी है।
इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं, इस शैतान को गोली से उड़ा दूं। जिंग ब्लैंक। तेरी चलाई गोली से मेरा शिकार ही शिकार होगा। मैं इसकी दशा बदल दूंगा। एक अदालत और लगी। तुमने 10 मिनट तक तुमने 10 मिनट तक अदालत के काम में हस्तक्षेप किया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुर्म में जस्टिस काल की दंड प्रक्रिया की धारा 310 के अंतर्गत तुम्हें 10 दिन के कठोर सश्रम कारावास की सजा दी जाती है। तुम्हें 20 कोड़े रोज लगाने की सजा दी जा रही है। तुम्हें सजा इस बच्चे के साथ दी जाएगी, लेकिन बच्चे को कोड़े नहीं मारे जाएंगे। इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सजा इसकी नहीं, इसकी माँ की है। 10 दिन तक ये इसी अवस्था में तुम्हारे कंधों पर झूलता रहेगा। अगर तुमने इसके नीचे से निकलने की कोशिश की तो इसे फांसी लग जाएगी, जिसके जिम्मेदार तुम होंगे। तुम्हें समय पर खाना खिला दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, दर्द से तड़प कर गिरने या हिलने डुलने की कोशिश मत करना, वरना एक निर्दोष बच्चे की हत्या का पाप तुम्हें लगेगा। तुम बचोगे नहीं। फिलहाल तो मुझे एक और मुजरिम को पकड़कर अदालत लगानी है और उसे सजा देनी है। सड़क। कोड़े के प्रत्येक चोट पर इतिहास के कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर वो खुद को गिरने से रोके हुए था। ज्यों-ज्यों सूर्य पश्चिम में उतर रहा था, किंग की आंखों में तूफान मचल रहा था। उसके शरीर का तापमान बढ़ने लगा था और फिर एकाएक ही किंग की गर्दन फंदे में झुल गई। इस बात का सिर्फ एक ही मतलब था कि एंथोनी की कब्र फट चुकी है। कड़ुम। किंग की वो आंखें जो होता देख चुकी थी, वो सब देखने के बाद ऐसा तो होना ही था। और कहते हैं, मुर्दे एंथोनी के आगमन से पूर्व आता है प्रिंस। काउ उक। प्रिंस आ गया, और शाम के समय जब प्रिंस आता है तो साथ ही आता है एंथोनी। धाड़ उफ। एंथोनी तुझे कीड़े के दर्द का एहसास कराएगा। सड़क। एंथोनी आ गया है, अब कोई डर या खतरा नहीं रहा। जस्टिस काल की अदालत की कार्यवाही आरंभ हो चुकी थी। इसके जुर्म बेहद संगीन है। इसे कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए मिलॉर्ड। इसे दीवार में चिन दिया जाए। नहीं। चिनाई शुरू हो गई। तुम्हारे घृणित पापों का अंत प्रायश्चित नहीं, मौत है शिकागो। और मैंने तेरी जिंदा कब्रिस्तान में ही इसलिए बना दी ताकि तेरी लाश को कंधा देने के लिए 4 आदमियों की जरूरत ना पड़े। लेकिन कब्रें अभी और भी बनना बाकी थी। क्योंकि शैतानों की कब्रें बनाने आ गया था एंथोनी। काउ। तुम्हें भी कब्रिस्तान से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपनी कब्रें खुद खोदो, वरना ठंडी आग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये दोजख की आग है जो मारती नहीं, दिल को जकड़कर तड़पाती है। तो तुम हो जस्टिस काल, जो सजा भुगत कर जेल से छूट आए लोगों को खत्म कर रहा है। स्क्रिस। ओफ। काउ। आ रहा हूं प्रिंस, आ रहा हूं। मैं जानता हूं कि इसमें एक निर्दोष जिंदगी को चिन दिया गया है। अरे, ये कंकाल में बदल चुका है। काउ। ये कैसे हो गया? इतनी जल्दी ये कंकाल में कैसे बदल गया? अरे, इसे तो मैंने ठंडी आग से बांध दिया था, पर यह भाग कैसे गया? क्या हुआ? क्या इस पर मेरी ठंडी आग का असर नहीं हुआ? तेरी ठंडी आग दिल को जकड़कर तड़पाती है, मगर सीने में धड़कता दिल मशीनी है, यानी पेसमेकर फिट है वहां, इसलिए तेरी ठंडी आग उसे जकड़ नहीं सकी। तुझे भी जल्द ही मेरी अदालत में आना होगा। एंथोनी के लिए जस्टिस काल के पीछे जाने से ज्यादा जरूरी उस जिंदगी की रक्षा करना था। धाड़ धाड़। बताओ, ये कैसा रहस्य है? वो आदमी कंकाल में कैसे बदल गया? मुझे नहीं पता। इतनी जल्दी कोई भी शरीर कंकाल में नहीं बदल सकता। इस रहस्य को जानने का मेरे पास इस वक्त यही तरीका है कि मैं इस पूरी कब्र को ही फोड़ डालूं। ओह, ये रहा, ये जिंदा है। इसे दोहरी कब्र में दफनाया गया था। कब्र के अगले हिस्से में कंकाल रख दिया गया था ताकि ठीक उसके पीछे दफनाए गए शिकार तक कोई ना पहुंच पाए। जस्टिस काल की अदालत एक बार फिर लग चुकी थी। यह अदालत हमने जंगल में लगाई है जंग बहादुर।
क्योंकि तुमने जितने भी अपराध किए वो जंगल से जुड़े हुए थे। इंसानों और जानवरों की खालों में कई बार भूसा भरा है तुमने। आज तुम्हारी बारी है। यह अदालत धारा टिट फॉर टैट 302 के अंतर्गत तुम्हारे शरीर में भी भूसा भरने का आदेश देती है, लेकिन उससे पहले शिकारी तुम्हारा शिकार करेंगे और तुम्हें फांसेंगे। इस जगह पर जगह जगह ट्रैप लगाए गए हैं। अगर उन ट्रैपों से बचते हुए तुम जंगल पार करके तो तुम बच जाओगे। भागो। जंग बहादुर खुद भी एक शिकारी था। उसे पता था कि ट्रैप किस किस शक्ल में, कहां और किस तरह से लगाए जाते हैं। घनी झाड़ियों में शिकार का पांव लोहे के ट्रैप में जकड़ने के लिए शिकंजा लगा हो सकता है। वहां पांव उठाकर नहीं, घिसटाकर चलना चाहिए ताकि पांव ट्रैप पर ना पड़े। ओह, ये रहा लोहे का ट्रैप। अगर मैं पांव उठाकर चल रहा होता तो मेरा पांव इस पर पड़ते ही ट्रैप मेरा पांव जकड़ देता। आगे मैदान है, यहाँ घास ढकी है, इसके नीचे गड्ढा होना चाहिए। जानवर इस पर पांव रखते ही गड्ढे में जा गिरते हैं। पेड़ पौधों से भरी ऐसी जगहों पर फंदों का डर होता है। मैं जंगल से बाहर आ गया। वो किसी फॉरेस्ट ऑफिसर की जीप लग रही है। वो जीप मुझे भागने में मदद करेगी। जीप के आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है। जंग बहादुर जीप में सवार हो गया, लेकिन एक्सीलेटर पर पांव रखते ही उसके होश उड़ गए। सक सक सक, ओह आ जंग बहादुर, यही तो था वो ट्रैप जिससे तुझे बचना था। तू मैं तुझे जज की पदवी से रिटायर करने आया हूं, जस्टिस काल। प्रिंस ने पंख उड़ाकर उन दोनों शिकारियों की आंखें अंधी कर दी। फटफट, आ आ तेरी मौत के फैसले को मैं चुनौती देता हूं। प्रायश्चित सबसे बड़ी सजा होती है। ये वो लोग हैं जो अपने गुनाहों का दंड भुगत चुके हैं और भविष्य में भी उन्हें अपने किए गुनाहों का प्रायश्चित याद रहेगा। खत्म अपराध का होना चाहिए, अपराधी को नहीं। अगर अपराधी सुधर जाता है तो वो सभी सजाओं से मुक्ति पा सकता है। मौत की सजा उसे मिलनी चाहिए जिसके सुधरने की कोई गुंजाइश ना हो। इसलिए मैं इसे मरने नहीं दूंगा, मैं इसका सारा जहर चूस लूंगा। एंथोनी उसके घाव से जहर चूसता चला गया। कौन हो तुम? मेरा जहर तुम्हें भी मार देगा। घबराओ मत, मैं एंथोनी हूं, एंथोनी गुंजाल्वेस। मुर्दों पर जहर का असर नहीं होता। देखो, मैं जहर चूसकर भी ठीक हूं और अब तुम भी ठीक हो। पर अब तुम ठीक नहीं रहोगे। तुम गोलियों से बच सकते हो, जहर से बच सकते हो, मगर आग से नहीं, जो तुम्हारे शरीर को राख बना देगी। एंथोनी का शरीर उन आग की लपटों से घिर गया। भक! आग मेरे शरीर को एकदम से राख नहीं बना सकती। उतनी देर मुझे तुझे मौत के सुपुर्द करने के लिए काफी है। जस्टिस काल की कैप ने बड़ी तेजी से आग पकड़ी। जस्टिस काल ने कैप उतार कर फेंकी। कैप के साथ जुड़ा उसका मास्क भी उतरा। ओह, डॉक्टर अगासी, तो ये तुम हो? पागल बेटी की मौत ने तुम्हें पागल हत्यारा बना दिया। वो पागल नहीं था, इस समाज ने उसे पागल बना दिया था और आखिर में वो तुम्हारे हाथों मारा गया। जिंग जिंग जिंग। मेरे बिजनेस पार्टनर ने पूरे बिजनेस पर अपना कब्जा करने के लिए मेरे घर को आग लगा दी ताकि मैं और मेरा परिवार उसमें जलकर मर जाए। संयोग से मैं और बेटी लवली उस आग से बच गए। मेरी पत्नी जलकर राख हो गई। मेरा बेटा बुरी तरह जल गया। वो मॉडल बनना चाहता था। वक्त गुजरा तो अपनी जली सूरत देखकर वो धीरे धीरे पागल और हिंसक हो गया। वो इतना हिंसक हो गया कि नौकरों के चेहरे पर प्रहार करने लगा। मुझे उसे बांध देना पड़ा। मेरे बिजनेस पार्टनर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और वो था जॉन डिमेलो, जिसे मैंने सबसे पहले खत्म किया क्योंकि उसने जेल जाकर अपने कई जुर्मों की सजा तो भुगत ली थी, मगर उसके कारण मेरा बेटा पागल हो गया था। ऐसे कितने और लोग जॉन डिमेलो जैसे अपराधियों के अप्रत्यक्ष अपराधों का शिकार होते हैं। उनको उनके उन्हीं गुनाहों की सजा देने के लिए मैं बन गया जस्टिस काल।
मेरे बेटे की मौत में मारिया का भी हाथ था। उसने मेरे बेटे के सिर पर प्रहार किया था, पर वो उसके वार से मरा था या तुम्हारे, इसका संदेह लाभ मैंने उसे मौत देकर की इसका संदेह लाभ मैंने उसे देकर मौत की सजा नहीं दी। इसलिए मैंने उसके बेटे किंग को 10 दिन तक उसकी नज़रों से ओझल करने की सजा उसे दे दी थी, ताकि उस दिन तक वो अपनी औलाद के बिना खूब तड़पे। धाड़! तुम इन अपराधियों को उनकी सजाओं से बचाकर खुद भी मौत की सजा पाने के हकदार हो गए हो। डॉक्टर अगासी की ठोकर से एंथोनी कॉफिन में जा गिरा। एक मुर्दे की जगह होती है उसका कॉफिन, जहां मैंने तुम्हें भेज दिया है। खनाक, अब बारी है जंग बहादुर, तुझे गोली से उड़ाकर तेरी खाल में भूसा अवश्य भरा जाएगा। एंथोनी जब आता है तो तो खूनी खेल खत्म करके ही जाता है। धाड़! तुम कॉफिन से बाहर कैसे आ गए? कॉफिन में ऊपर की तरफ एक खोल है जहां कांच लगा था। मैंने वो कांच तोड़ दिया। ये मेरी विशेषता में से एक है कि मैं जहां तक भी देख सकता हूं वहां तक टेलीपोर्ट हो सकता हूं, और चूंकि एयर प्रूफ इस कॉफिन में ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए मेरी आग भी बुझ गई थी। तू भाग कहाँ रहा है डॉक्टर अगासे? अब तेरे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आ ओह, ये गड्ढा इसी ने खोदा था। मुझे इसकी बेटी की चिंता है। तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे मैं अपनाऊंगा एंथोनी। शायद मेरे पाप कुछ कम हो सकें। अब मुझे जाना होगा। सचमुच मुजरिम जुर्म करता है तो उसकी सजा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे को भी मिलती है। इतिहास के पाप सुरक्षित इतिहास के पास सुरक्षित किंग नींद से जाग गया था। एंथोनी वापस कब्र में लौट गया है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। और इस कॉमिक्स का मेन फोकस इसी विषय पर था कि कोई भी अपराधी कोई भी अपराध करता है तो वो तो अपराध होता ही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसका भुगतान किसी और को भी भुगतना पड़ता है। इस कॉमिक्स का मेन फोकस इसी विषय पर था कि अगर हम कोई भी अपराध करते हैं तो वो अपराध होता ही है, उसके साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से किसी और को भी इसका भुगतान करना पड़ता है। ओके, आशा है आप इसको समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।